नमस्कार। आज का जो मेरा वीडियो है ये यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो अलग अलग पेपर्स लेता है, जिसके बारे में आपने सुना है, जो इंडिया के अंदर आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, अलाइड सर्विसेज की सारे जो एग्ज़ाम हैं वो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। और यूपीएससी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अधीन है। आज के वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं यूपीएससी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूपीएससी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अपील करना चाहता हूँ कि जो बच्चे देखें, ये जो यूपीएससी का सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ माना जाता है। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कम से कम, जो मेरा मानना है, वो 3 साल आपको बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और इसका जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि आपको कम से कम 10 से 12 घंटे की स्टडी जो है वो एक दिन में मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है। और जो सिलेबस है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो 3 स्टेजेस हैं यूपीएससी की। पहले प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस है और उसके बाद इंटरव्यूज है। और लगभग जो माना जाता है 10 लाख या इसके ऊपर के जो कैंडिडेट हैं वो इस यूपीएससी में जो है वो अप्लाई करते हैं, जबकि जो सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो पहले मैं इस चैनल के माध्यम से और बहुत से लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता हूँ, यूपीएससी को ये अपील करना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट प्रीलिम्स और मेंस करके क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में आते हैं और खुदा ना खास्ता इंटरव्यू उनका क्लियर नहीं होता है, तो उस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो अपनी सर्विसेज में है उसमें उनको उन कैंडिडेट्स को एडजस्ट ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जिस कैंडिडेट ने यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया है, तो वो कैंडिडेट आप समझ लीजिए उसका एक दिन हो सकता है वो दिन उसका ख़राब निकला हो और उसका इंटरव्यू किसी न किसी कारण नहीं क्लियर हुआ हो, लेकिन उस कैंडिडेट के अंदर जो पोटेंशियल है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलाइड सर्विसेज में या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग सर्विसेज हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील है। और इस वीडियो में मैं आपको अब डिटेल्स बताऊंगा जो यूपीएससी की एग्ज़ाम्स हैं और जो स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं। बहुत से जो कैंडिडेट हैं, जो पोटेंशियल जो भी तैयारी करने हैं, उनको इनके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको काफ़ी कुछ क्लियर करने का प्रयास करूँगा, स्टेट सर्विसेज में और जो सेंटर की यूपीएससी है उसके अंदर क्या क्या है यहाँ है। और आज मैं आप सभी से ये अपील करूँगा कि ये जो मेरा वीडियो है, मैं समझता हूँ शायद ये वीडियो पहली बार इंडिया के अंदर किसी ने इस तरह का वीडियो तैयार करने का एफर्ट किया हो, इसके लिए मैं निमित्त बना हूँ। और मैं आप सबको अपील करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है इसको मैक्सिमम आप शेयर ज़रूर करें, ताकि जो पीढ़ी, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, स्टेट सर्विसेज की, उनके कुछ जो डाउट हैं, जो महत्वपूर्ण डाउट्स हैं, जो शायद पहले पूरे नहीं किसी ने किए हैं, वो पूरे किए जा सकें। तो अभी हम शुरू करते हैं इससे। जैसे मान लीजिए पहले हम लेते हैं आईएएस। आईएएस को जो कंडक्ट करती है अथॉरिटी वो है यूपीएससी। यूपीएससी के अंदर आईएएस जो हैं वो जो सिविल सर्विसेज के पेपर हैं वो, और जो पीसीएस हैं ये जो है ये स्टेट सर्विस का पेपर है। इसको जो विभिन्न स्टेट्स हैं वो अपने माध्यम से इसको कंडक्ट करवाती हैं। तो ये आईएएस एंड अदर सर्विसेज हैं जो यूपीएससी के अंदर आती हैं। और पीसीएस एंड इसको हम अलाइड बोल सकते हैं, इसके साथ की जो है। अब मान लीजिए, देखिए मैं फिर से आपको ये अपील करता हूँ एक, कि इस वीडियो को ज़रूर मैक्सिमम जो है वो शेयर किया जाए। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ
जो कैंडिडेट्स के लिए बहुत जो पोटेंशियल हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ये मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को देखना। तो मान लीजिए इसके अंदर जो बाकी सर्विसेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंडियन पहले फॉरेन सर्विस है, फिर इंडियन पुलिस सर्विस इसके अंदर आती है, फिर इसके अंदर इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, और फिर अलाइड है। इसी तरह जो स्टेट सर्विसेज हैं, जो पहले की मेरिट के कैंडिडेट हैं उनको पीसीएस मिलता है, कार्डर स्टेट का, और पीसीएस के बाद फिर ऐसे पंजाब या स्टेट की जो भी है ये पीपीएस मतलब स्टेट की पुलिस सर्विस है, फिर स्टेट की ये रेवेन्यू सर्विस है, इसके बाद नीचे अलाइड आते हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 23 साल में 23 ईयर्स में किसी का सिलेक्शन हो जाता है आईपीएस के अंदर, ठीक है, और इसी तरह किसी का सिलेक्शन 23 साल में होता है पीपीएस के अंदर। तो ये जो आईएएस वाला है, आईपीएस वाला है, इसकी 2 साल की ट्रेनिंग है, 2 इयर्स ट्रेनिंग। इसको 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कुछ समय जो है शुरू का वो लबासना में लगाना पड़ेगा मसूरी में, उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग है, उसके बाद 6 महीने की इनकी जो इनको एलोकेट किया जाएगा स्टेट आईपीएस के अंदर जो है, ये यूपीएससी के अंदर कार्डर अलॉट किया जाता है आईएएस को और आईपीएस दोनों को। तो आफ्टर 2 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग यानी ये 25 साल में इसकी पहली पोस्टिंग होगी एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद 27 ईयर्स में ये बन जाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 2 साल की सर्विस के बाद। और उसके बाद ये 29 के आसपास ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये जो कैंडिडेट है ये बनेगा। उसके बाद लगभग 10 साल के बाद इसका जो प्रमोशन है वो डीआईजी के रैंक तक पहुंच जाता है। अपवाद है कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ तक इसकी ये जो यात्रा है वो पहुँचेगी। तो 39 के आसपास। उसके बाद क्योंकि स्टेट को ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं, इसलिए थोड़ा सा ईयर्स का जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके बाद 47 में आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद ये जो कैंडिडेट है ये मैं समझता हूँ कि 53 के आसपास एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उसके बाद ये जो है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक भी ये जो कैंडिडेट है ये पहुंच सकता है, डीजीपी। उसके बाद इस सर्विसेज के अंदर फिर जैसे डीजीपी के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर ये डेपुटेशन में भी जा सकते हैं। आईएएस आईपीएस इनको कार्डर अलॉट किया जाता है स्टेट का किसी का पर्टिकुलर, उसके बाद दे कैन गो टू डेपुटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो इनको जैसे चीफ हैं या जिनको डायरेक्टर बोलते हैं, चीफ या डायरेक्टर बोलते हैं जिनको सीबीआई में, वहाँ पे ये जा सकते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके अंदर भी ये एज डायरेक्टर जा सकते हैं। जैसे इसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो बीएसएफ में ये जा सकते हैं, सीआरपीएफ में ये जा सकते हैं बतौर डायरेक्टर बतौर चीफ, और उसके बाद सीआईएसएफ में भी ये जा सकते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। देश के अंदर जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो पोस्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, एनएसए तक भी ये पहुंच सकते हैं। तो ये जर्नी है एक कैंडिडेट की जिसने 23 साल में आईपीएस का एग्जाम क्लियर किया। अब खुदा ना खास्ता किसी से ये पेपर क्लियर नहीं होता है और वो स्टेट सर्विस के अंदर आता है, तो ये स्टेट सर्विस भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। उसको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ये जो यूपीएससी का नहीं क्लियर हुआ और मेरा स्टेट सर्विस का हुआ है। स्टेट सर्विस में भी लगभग इतनी साल की ही ट्रेनिंग है ये जो है। उसके बाद इसके अंदर जो है 25 में ये बनेगा कैंडिडेट डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद जो है अगला जो इसका रैंक आएगा वो रैंक होगा एसपी का,
इसके एसपी की प्रमोशन में जो है हम लगा के चलते हैं 35 ईयर्स में ये एसपी पहुंचेगा। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात होती है कि कई स्टेट जो बड़ी स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, उसमें ये देखना पड़ेगा अगर वैकेंसीज वेकेट है। लेकिन मैक्सिमम ये है कि 10 साल की सर्विस के बाद ये एसपी के रैंक तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जब 18 से 20 साल की सर्विस, इसको आपने ध्यान से सुनना है, जब ये कैंडिडेट की सर्विस हो जाएगी 18 से 20, हम 20 साल ही मान के चलते हैं, तो 45 ईयर्स में जब ये कैंडिडेट 45 ईयर्स का हो जाएगा तो इसको कार्डर अलॉट हो जाएगा आईपीएस का। देखिए कितना मैं एक ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे युवा स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी की, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ नोट करनी है यहाँ पे कि 18 से 20 साल, मैंने 20 साल ले लिए, इसके अंदर 20 साल प्लस किए तो ये 45 में ये आईपीएस जो कैंडिडेट है इसको कार्डर अलाउड, यूपीएससी का जो है ऑटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट ये लिस्ट भेजती है और यूपीएससी जो है वो फिर 45 में इसको आईपीएस का कार्डर देगी। यानी मान ये कैंडिडेट जो है 45 में एसएसपी तक पहुंच जाएगा और लगभग आप समझिए कि 52 के आसपास ये कैंडिडेट डीआईजी तक पहुंचेगा, क्योंकि जो रिटायरमेंट एज है दोनों सर्विसेज की, वो रिटायरमेंट एज जो है वो 60 ईयर्स है। तो 52 के बाद मान लेते हैं 5 साल इसके अंदर और जोड़ते हैं तो 57 आईजी, यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और कई केसेस के अंदर ये एडीजीपी जो रैंक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वहां तक भी ये कैंडिडेट पहुंच सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पीसीएस है ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब मैं दूसरी चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप काइंडली नोट कर लीजिए इस चीज़ को। इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए किसी का आईएएस में और आईपीएस में नहीं होता है और वो कैंडिडेट जो है वो दूसरी सर्विस में, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आता है या दूसरी जो एलाइड सर्विसेज में आता है, तो वो जो है वो आईएएस के अंदर या आईपीएस के अंदर उसको इंडक्ट नहीं किया जाएगा। वो रिटायर एज आईआरएस ऑफिसर होगा, या अगर वो आईएफएस में है तो इंडियन फॉरेन सर्विस में होगा, अगर एलाइड में है तो एलाइड में भी जो है वो उसी सर्विस में रहेगा। यानी आईएएस के अंदर और आईपीएस के अंदर ये जो दो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ सेवा की जो दो लाइन्स हैं जिसमें आपका पब्लिक कनेक्शन बड़ा ज़्यादा है, वो आईएएस और आईपीएस ही हैं दो। तो अलाइड से यहाँ पे जो एंट्री है वो मना है, यानी यहाँ तक जो आईएएस आईपीएस के अंदर अलाइड का जो है वो आदमी नहीं जा सकता है। लेकिन जो पीपीएस का है वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो यहाँ पे आईपीएस में जाएगा। इससे ये आप एक चीज़ को ज़रूर समझें कि ये जो पीसीएस मेरा जो मानना, जो स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम है उसके अंदर आप आईपीएस आ गए। इसी तरह जो दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आईएएस है, उसी तरह हम अभी लेंगे यहाँ पे, अब ले लेंगे पीसीएस को, स्टेट सर्विस की। तो ये जो पीसीएस का कैंडिडेट है, पीसीएस में कैंडिडेट में पहले जो पोस्टिंग आएगी, ये सब डिविजनल जो ऑफिसर हैं सिविल में, कई स्टेट्स में बोलते हैं, कई स्टेट में इसको बोलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनिंग, में पहली पोस्टिंग ये आएगी। उसके बाद पीसीएस ऑफिसर बनेगा एसटीएम। यहाँ भी यही मान के चलते हैं कि 23 साल में सपोज किसी ने ये पेपर क्लियर किया है पीसीएस का, तो उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि वो जो कैंडिडेट है वो 27 तक एसटीएम का रैंक उसको मिल जाएगा। तो एसटीएम के बाद अगला रैंक, ये जो पीसीएस क्लियर किया है उसको एडीसी का रैंक है। ये लगभग 10 साल की सर्विस के बाद एडीसी का रैंक इसको मिलेगा। अब 23 में, जैसे मैंने आपको पिछले पीपीएस के केस में बताया था, इसके अंदर हम
प्लस करते हैं तो ये 43 में ये जो PCS है ये आ जाएगा IS के अंदर। देखें ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, यानी अलाइड वाला जो है वो IS IPS में उसका इंडक्शन नहीं होगा, वो नहीं जाएंगे, वो रिटायर उसी सर्विस के अंदर हो जाएंगे। और दूसरा हमको ये देखना है कि अलाइड सर्विस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अलाइड सर्विस के अंदर जो पब्लिक कनेक्शन होता है वो पब्लिक कनेक्शन नहीं है, यानी उतनी ज़्यादा डायरेक्टली लिंक नहीं है सेवा का। लेकिन स्टेट सर्विस के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये 43 में इंडक्ट हो जाएगा, यानी 43 में ये डिप्टी कमिश्नर होगा एक जिले का। तो एज DC और एज SSP, क्योंकि जो पंजाब जो स्टेट सर्विस होती है किसी भी स्टेट की, PCS जो बोलते हैं, उसके अंदर जिसने PPS का पेपर क्लियर किया है वो भी 43 में पहुंच जाएगा SSP के रैंक। इस चीज़ से क्या क्लियर होता है, इससे चीज़ से ये क्लियर होता है कि IS जो है और IPS इसके अंदर पब्लिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेवा आप कर सकते हो। अलाइड में कंपैरेटिवली उतनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पब्लिक के साथ नहीं होती है, वो सेवा का लेवल थोड़ा सा कम ही रहता है, इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। लेकिन स्टेट सर्विस के अंदर आप ये देखें कि PCS वाला कैंडिडेट भी 43 में IS में कंडक्ट होकर DC बनेगा, और जिसने PPS क्लियर किया है वो 43 में SSP बनेगा, यानी ये IS और ये IPS, और कहाँ तक जाके वो रिटायर होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि जो UPSC का एग्ज़ाम है और जो स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम है वो दोनों ही जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।